VBU FYU GP सेमेस्टर 5 वालों के लिए माइनर हिंदी का VBI क्वेश्चन दिखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो जिन भी लोगों का हिंदी है माइनर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो लेट आने का कारण बहुत सारा है, हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 100% आपका एक क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से 15 मार्क्स 100% लेके जाने वाले हैं। तो चलिए समझिए, लिखिएगा, आप समझ लीजिएगा, तभी आपको रटना वटना नहीं है। तो देखिए लिखा है कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है दोस्तों बहुत ही पुराना और बहुत ही गौरवशाली माना जाता है, यानी बहुत ही गौरवशाली है। यह भारत का सबसे प्रमुख भाषा है जिसकी मूल जननी क्या है, संस्कृत है। यानी इसकी मूल जननी, इसकी मूल माता समझ सकते हैं आप, वो संस्कृत है। संस्कृत से ही जो है हिंदी भाषा का मतलब उद्भव हुआ है, शुरू हुआ है। देखिए संस्कृत से शुरू होकर यह सफ़र समय के साथ बदलता रहा और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी पुरानी भाषाओं से गुजरते हुए आज की आधुनिक हिंदी यानी कि खड़ी बोली तक जाके पहुंचा है, ठीक है। देखिए आगे, इस पूरी यात्रा को तय करने में भाषा को लगभग 3500 सालों का समय लगा। और यही जो हिंदी का जो पूरा यात्रा को तय किया, इसमें टोटल 3500 सालों का समय लगा दोस्तों। साहित्य और इतिहास के अनुसार सन 1000 ईस्वी को हिंदी भाषा का जन्म का वास्तविक समय माना जाता है। कब माना जाता है? 1000 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, इसके उद्भव के बारे में, इसके विकास के बारे में। तो पहले हिंदी भाषा का उद्भव देख लेते हैं। तो उद्भव मतलब जन्म हुआ दोस्तों। तो देखिए हिंदी भाषा का उद्भव यानी कि जन्म को हम इतिहास की 3 सीढ़ियों को देखना होगा। यानी इसे समझने के लिए हमें इतिहास के 3 सीढ़ियों को देखना होगा, जिससे गुजरकर पुरानी संस्कृत आज हिंदी बनी है। कौन कौन सा? तो वो देखिए, पहला हो गया संस्कृत का समय, जो कि 1500 ईस्वी से लेके 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। हमारे वेदों, रामायण और महाभारत की भाषा थी। यह बहुत ही शुद्ध और कठिन थी दोस्तों, इसलिए यह केवल पढ़े लिखे विद्वानों तक ही सीमित रह गई। आम जनता इससे दूर होने लगी। यानी ये जो समय था, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, ये हमारा वेद, रामायण और महाभारत की भाषा थी। ये बहुत ही जो है वो कठिन थी, शुद्ध थी, इसलिए ये पढ़े लिखे विद्वानों तक ही सीमित रह गया, वहीं तक इसका लिमिट रह गया। आम जनता इससे दूर होने लगी। फिर देखिए दूसरा जो हमारा है, दूसरा सीढ़ी समझ सकते हैं, या फिर दूसरा वो है हमारा बदलाव का समय दोस्तों, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। जब संस्कृत कठिन हो गई तो आम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए शब्द को सरल बनाना शुरू कर दिया। यानी अपने से सरल बनाना शुरू कर दिया, आसान बनाना शुरू कर दिया। इस दौर में 3 भाषा आई। कौन कौन सी? तो पहला हो गया पाली दोस्तों। यह पहली भाषा जनभाषा बनी, यानी यह जो है पहली आम भाषा बनी, यानी जो हर आदमी, नॉर्मल आदमी बोल सके, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। यानी यही पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश देने का काम किया। फिर दूसरा भाषा हमारा प्राकृत दोस्तों। तो यह गांवों और कस्बों के आम लोगों की बोलचाल की भाषा बनी, जिसका उपयोग यानी जिसका प्रयोग भगवान महावीर ने किया था, प्राकृत भाषा का। और तीसरा भाषा हो गया हमारा अपभ्रंश दोस्तों। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि बिगड़ा हुआ या फिर बदला हुआ रूप, उसी को हम लोग अपभ्रंश बोलते हैं। जब प्राकृत भाषा भी बहुत पुरानी हो गई तो लोगों ने व्याकरण तोड़कर इसे बहुत ही सरल बनाया, यानी बहुत ही आसान बना दिया। और यही भाषा हिंदी को ठीक पहले की पूर्वज है। यानी हिंदी की ठीक पहले की पूर्वज जो है अपभ्रंश भाषा ही है। चलिए तीसरा देखिए। तो देखिए अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ था। तो सन 1000 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में बोली जाने वाली इसी अपभ्रंश भाषा से हिंदी की 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों का जन्म हुआ। कितना? तो हिंदी की 5 उपभाषाओं का और 18 बोलियों का जन्म हुआ दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे दिल्ली के आसपास से खड़ी बोली निकली, अवध से अवधी निकली, और बिहार के इलाके से भोजपुरी, मैथिली जैसी बोलियां बाहर आई दोस्तों। आज हम जो मुख्य हिंदी लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, वह इसी खड़ी बोली का ही सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का उद्भव था। बहुत ही आसान से हमने समझा, ठीक है, बहुत ही इजी शब्दों में। अब देखेंगे हिंदी भाषा का विकास के बारे में दोस्तों। तो देखिए सन 1000 ईस्वी में पैदा होने के बाद से लेकर
आज तक हिंदी के विकास को 3 बड़े कालों में बांटा गया है। 3 बड़े काल में कौन कौन सा काल? तो सबसे पहला जो हो गया हमारा आदिकाल दोस्तों, जो कि सन 1000 से लेके 1500 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि हमारा शुरुआती दौर था। तो यह हिंदी का बचपन था, यानी यह हिंदी का बचपन था, शुरुआती दौर था। इसलिए इस समय हिंदी पर पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश भाषा वगैरह का बहुत ही गहरा असर हुआ करता था, क्योंकि उस समय तो शुरुआत था ना। फिर देखिए, इस काल में राजाओं के दरबारों में कवि रहते थे, जो राजाओं की तारीफ में पृथ्वीराज रासो जैसे कविताएं लिखने का काम करते थे। इसी दौर में मशहूर कवि अमीर खुसरो ने सबसे पहले दिल्ली के आसपास की आम भाषा को हिंदवी या फिर खड़ी बोली कहने का काम किया था। किसने कहा था? तो मशहूर कवि अमीर खुसरो ने, और उसमें अपनी प्रसिद्ध पहेलियां भी लिखने का काम किया था। तो ये हमारा पहला आदि काल है। दूसरा काल है मध्यकाल दोस्तों, जो कि सन 1500 से लेके 1800 ईस्वी तक माना जाता है। और ये जो दौर था वो कविताओं का दौर था। तो इस समय को हिंदी का सबसे अच्छा यानी स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बहुत ही सुंदर साहित्य वगैरह लिखा गया। इस दौर में हिंदी की 2 बोलियां सबसे ज़्यादा मशहूर हुई दोस्तों, पहला अवधी बोली और दूसरा ब्रज भाषा। ये दोनों भाषा में बहुत सारा जो है कविताएं वगैरह भी लिखी गई थी। देखिए, अवधी का विकास देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ इसी भाषा में लिखा, यानी जो रामचरितमानस जो हम लोग का है वो भी गोस्वामी तुलसीदास ने वो अवधी भाषा में ही लिखा है। ब्रज भाषा देखा जाए तो देखिए, ब्रज भाषा का उत्कर्ष देखा जाए तो सूरदास, रसखान और मीराबाई जैसे कवियों ने इसी मीठी भाषा में कृष्ण भगवान की भक्ति के सुंदर गीत लिखे हैं ब्रज भाषा में। विदेशी भाषाओं का भी थोड़ा सा असर था। तो इसी समय देश में मुगलों का राज था, जिसकी वजह से हिंदी में हजारों अरबी और फारसी शब्द आकर मिल गए, यानी शामिल हो गए, जैसे कि अदालत, वकील, कागज, सिपाही, जमीन। तो ये सब जो शब्द है वो अरबी, फारसी, ये सब शब्द है जो फारसी वगैरह शब्द आके हिंदी में मिल गया था। तो ये हमारा मध्यकाल रहा था। तीसरा है देखिए आधुनिक काल, जो कि 1800 से लेके अभी तक माना जाता है, यानी अब तक, आज हिंदी का समय। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजों के आने और छपाई के मशीनों के आविष्कार के बाद हिंदी का पूरा चेहरा ही बदल गया। अब तक हिंदी सिर्फ कविताओं में थी, लेकिन अब हिंदी में कहानियां, उपन्यास, नाटक और अखबार वगैरह भी लिखे जाने लगा, यानी न्यूज़पेपर वगैरह भी लिखे जाने लगा। देखिए, इस काल में दोस्तों ब्रज भाषा और अवधी पीछे छूट गई, यानी उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा आधुनिक काल हुआ, तो उस समय ब्रज भाषा और जो अवधी भाषा है वो पीछे छूट गई, और जो खड़ी बोली है लिखने और पढ़ने का मुख्य भाषा बन गया। देखिए, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने नाटक और निबंध लिखकर हिंदी को बहुत ही आसान और आम लोगों के काम आने वाली भाषा बनाया। इसे आधुनिक हिंदी का पिता भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए, अगला है दोस्तों कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदी के व्याकरण को सुधारा और लेखकों की अशुद्धियों को दूर करके हिंदी को शुद्ध किया, यानी जो भी हिंदी व्याकरण में अशुद्धियां वगैरह थी उन सभी को सुधार के ये हिंदी को शुद्ध भाषा का रूप देने का काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था 20वीं सदी में। फिर हो गया हमारे मुंशी प्रेमचंद्र, तो इन्होंने बहुत ही सरल और व्यवहारिक भाषा में गोदान और गबन जैसी कहानियां लिखी, जिसे हर आम आदमी आसानी से पढ़ सकता था। उसके बाद हमारा जो आधुनिक काल में हुआ था आज़ादी के बाद दोस्तों, तो आज़ादी के बाद देखा जाए तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत का राजभाषा यानी सरकारी कामकाज का भाषा के रूप में स्वीकार किया, यानी इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 ए में, यानी 343 एक में कहा गया है कि देश की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ये कहा गया। ठीक है, इसी वजह से हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। तो ये आज़ादी के बाद बदलाव आया था, राजभाषा इसको घोषित किया गया था हिंदी को। आज का दौर में क्या है, तो 21वीं सदी में तो देखिए इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर आज हिंदी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, इसका यूज हो रहा है दोस्तों। जहां आप देख सकते हैं सिनेमा घरों में, ठीक है, वहां हिंदी का उपयोग हो रहा है। बड़े बाजार के कारण
आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। यानी जो हिंदी है वो दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन चुका है दोस्तों। तो ये हमारा था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में 100% पूछेगा और आपको 15 मार्क्स दिला के जाएगा। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो हिंदी का इतिहास जो है दोस्तों वो संस्कृत से शुरू होकर आज की खड़ी बोली तक जाके पहुंचा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है दोस्तों कि यह जो इसका लचीलापन, इसका सबसे बड़ा ताकत क्या है, इसका लचीलापन, जिसने समय के साथ अंग्रेजी और फारसी के शब्दों को भी अपने अंदर समा लिया है। आज हिंदी केवल बातचीत की भाषा नहीं है बल्कि पूरे भारत को आपस में जोड़ने वाली सबसे मजबूत धागा है ना। हिंदी आप कोई भी स्टेट में जाते हैं तो हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर लिखा है कि पूर्वी हिंदी दोस्तों, तो हिंदी भाषा परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपभाषा है हमारा जो पूर्वी हिंदी। इसका विकास जो है अधर्मागधी उपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सा जैसे कि मुख्यकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में यह भाषा बड़े पैमाने पर बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रमुख बोलियां आती है। कौन कौन सी? तो देखिए अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है। ये 3 भाषा जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। साहित्य और लोक संस्कृत दोनों ही दृष्टि से पूर्वी हिंदी का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है दोस्तों। चलिए इसकी प्रमुख बोलियों के बारे में देख लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कौन कौन सा? पहला हमारा अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो देखिए अवधी के बारे में पहले देखेंगे। तो यह पूर्वी हिंदी का सबसे प्रमुख और साहित्यिक रूप से सबसे समृद्ध बोली जो है वो अवधी है दोस्तों। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती? अवध क्षेत्र में, जिसमें हमारा अयोध्या आ गया, लखनऊ आ गया, प्रयागराज आ गया, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और बहराइच जैसे जिले में शामिल है। यानी ये सब जिले में जो है ये भाषा बोली जाती है। भारत के बाहर सूरीनाम और फिजी जैसे देशों में भी प्रवासी भारतीय द्वारा अवधी बोली जाती है दोस्तों। चलिए अब दूसरा भाषा हमारा वो है बघेली, उसके बारे में देखेंगे। तो यह जो है बोली दोस्तों वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और उमरिया जैसे जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा और हमीरपुर के कुछ हिस्से में यह बोली बोली जाती है। इसे रिवई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवई भी कहा जाता है। यह काफी हद तक अवधी से ही मिलती जुलती भाषा है, ठीक है। चलिए अब तीसरा भाषा देखेंगे। तीसरा भाषा हमारा वो है छत्तीसगढ़ी दोस्तों। तो यह मुख्य रूप से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख बोली है। यह रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती है। इसे लरिया या फिर खलटाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लरिया या फिर खलटाही दोस्तों। इसका अपना एक बहुत बड़ा लोक साहित्य भी है। तो ये 3 प्रमुख बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखेंगे, यानी पूर्वी हिंदी बोलियों की प्रमुख विशेषताएं। तो पूर्वी हिंदी इन तीनों बोलियों की अपनी कुछ भाषाई, व्याकरणीय और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला हो गया ध्वन्यात्मक विशेषता दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए वा और बा बोलना, यानी पूर्वी हिंदी में वा ध्वनि को अक्सर बा में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए विचार, यानी विचार को विचार बोला जाता है, विवाह को विवाह बोला जाता है, विवाह बोला जाता है, और वन को वन बोला जाता है, ठीक है। ये पूर्वी हिंदी में बोला जाता है। फिर देखिए दूसरा हो गया कि सा और, यानी ये सा और ये सा की जगह पर ये वाला सा का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा कि उसकी जगह केवल सा यानी सपेरा वाला सा का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुरुष की जगह पुरुष, दोस्त की जगह दोस्त और श्याम को जगह श्याम, ठीक है। तो इस तरीका से प्रयोग होता है। फिर देखेंगे हम लोग डा और ढा की जगह रा का प्रयोग होता है दोस्तों। तो इन बोलियों में कई जगह डा और ढा की जगह रा और हा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए पेड़ की जगह पैर हो गया, बुढ़ा की जगह
बुरहा हो गया, तो इस तरीका से बोला जाता है हमारा पूर्वी हिंदी का। चलिए अगला है हमारा कि ना की जगह ये वाला ना का लोप होता है, ठीक है, इस ना की जगह ई वाला। देखिए यहाँ ना का प्रयोग लगभग नहीं होता है, उसकी जगह सीधे ना बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए गुण को गुण बोला जाता है, रामायण को रामायण बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से बोला जाता है दोस्तों। इसकी देखिए वह वैकारनिक विशेषताएं देखा जाए तो वो देख लेंगे। देखिए ई और ऊ की प्रधानता रहती है इसमें। तो पूर्वी हिंदी में शब्दों के अंत में ई और ऊ की ध्वनि बहुत ही ज्यादा सुनाई देती है। एग्जाम्पल के लिए करी, करी की जगह करके, ठीक है, मरी मरके, देखूं देखो, तो इस तरीका से, ठीक है। सर्वनाम का उल्लेख इसमें रहता है दोस्तों, यानी सर्वनाम का अनोखा रूप देखने को मिलता है। तो इन बोलियों में सर्वनाम में बहुत ही सरल और मीठे रूप मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं के लिए हम या फिर मुंह बोला जाता है, तू के लिए ते बोला जाता है, और वाह के लिए ओह या फिर ओ बोला जाता है, ठीक है। ये प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की क्रियाएं भी देखा जाए तो भूतकाल की क्रियाओं में अवधि में रहा रहे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए वह रहा गया, वह गया रहा, ठीक है, इस तरीका से प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी में क्रिया के अंत में इस जुड़ा रहता है, जैसे कि वह खाइस यानी उसने खाया, वो गीस यानी वह गया। तो इस तरीका से छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी हमारा पूर्वी एशिया का व्याकरणिक विशेषता था। चलिए अब देखेंगे साहित्यिक और सांस्कृतिक विशेषता। तो महान ग्रंथों की रचना, तो अवधी बोली ने हिंदी साहित्य को दुनिया की सबसे महान ग्रंथ दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना परिमार्जित अवधि में ही की है, यानी अवधी भाषा में ही की है। वहीं सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी ने पदावत जैसे महान महाकाव्य ठेठ अवधि में ही लिखा है, ठीक है। तो ये महान रचना भी अवधी भाषा में हुई है। फिर देखा जाए लोकगीतों की समृद्ध परंपरा दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियों में लोक संस्कृत कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें सोहर हो गया यानी बच्चे के जन्म पर, कजरी हो गया यानी सावन की गीत में, विवाह का गीत हो गया, छत्तीसगढ़ी के प्रसिद्ध सुआ नाच हो गया, पंडवानी हो गया, पंडवानी गीत वगैरह, ये सब शामिल है जो आज भी भारतीय संस्कृति का जान है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्वी हिंदी से रिलेटेड हर एक चीज़ हमने देखा, उसके प्रमुख हिंदियों के बारे में, यानी प्रमुख बोलियों के बारे में, उसके डिटेल, वो कहाँ कहाँ बोला जाता है, उसकी विशेषता, हर एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ लिया दोस्तों। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा हमारा कि पूर्वी हिंदी अधर्मागधी अपरभाषा से निकली एक बहुत ही मीठी, सरल और समृद्ध उपभाषा है। अवधी के महान ग्रंथ से लेकर छत्तीसगढ़ी के सुंदर लोकगीतों तक इसने हिंदी साहित्य को हमेशा मजबूत किया। अपनी सरलता और मिठास के कारण यह आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रही है, यानी करोड़ों लोग इस भाषा को बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, यह क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए पश्चिमी हिंदी की बोलियों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जब 22 से 26 वालों का एग्जाम हुआ था, उस समय आपका पूछा जा चुका है, तो आप इसे हर हाल में कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर है दोस्तों कि हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, यानी हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। यह केवल एक बोली का नाम नहीं है, बल्कि यह जो है 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों का एक बहुत बड़ा परिवार। इसका सबसे पहला प्रामाणिक वर्गीकरण जो है कौन किया था, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। इस पूरे समूह में पश्चिमी हिंदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मध्यकाल की प्रसिद्ध महाकाव्य भाषा जो कि ब्रज और आज की जो हमारी राजभाषा खड़ी बोली है, दोनों का जन्म जो है वो पश्चिमी हिंदी में ही हुआ है, यानी इसी में हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए आगे अब हम इनका वर्गीकरण करेंगे, यानी हिंदी बोलियों का वर्गीकरण करेंगे। तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अपभ्रंश के रूपों में भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर हिंदी की 17 बोलियों को निम्नलिखित 5 उपभाषाओं वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा, चलिए। तो पहला हमारा है पश्चिमी हिंदी वर्ग दोस्तों, और इसमें हमारा 5 बोलियां आता है। उद्भव कहाँ से हुआ था, तो स्वरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। 5 बोलियां इसमें क्या क्या है, तो देखिए खड़ी बोली आती है जिसमें हमारा कोरवी हो गया, ब्रजभाषा हरियाणवी, बांगुर,
बांगुर हरियाणवी, ठीक है, बुंदेली, कंगोज, तो ये 5 भाषा इसमें हमारा आता है पश्चिमी हिंदी वर्ग में। फिर हो गया हमारा पूर्वी हिंदी वर्ग दोस्तों, तो इसका उद्भव जो है वो आधर्मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। इसमें 3 बोलियां आती है जो कि हमारा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। चलिए तीसरा हमारा राजस्थानी हिंदी वर्ग दोस्तों, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये उद्भव माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश के उपनगर रूप से, ठीक है। इसमें 4 बोलियां आती है, जिसमें हमारा मड़वारी आ गया जो कि पश्चिमी राजस्थानी में बोला जाता है, जयपुरी ढूंढाड़ी जो कि पूर्वी राजस्थानी में बोला जाता है, मेवाती दोस्तों जो कि उत्तर राजस्थानी में बोला जाता है, और मालवी जो कि दक्षिणी राजस्थानी में बोला जाता है, ठीक है। तो ये 4 बोलियां आती है हमारा राजस्थानी हिंदी वर्ग में। फिर हमारा हो गया चौथा जो है बिहारी हिंदी वर्ग दोस्तों, इसका उद्भव देखा जाए तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। इसमें कौन कौन सी बोलियां आती है, तो इसमें 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, मैथिली, तो ये 3 भाषा आता है। फिर हमारा हो गया 5वां जो है दोस्तों पहाड़ी हिंदी वर्ग, इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है, तो देखिए इसका उद्भव जो है वो खस और शौरसेनी अपभ्रंश के मिश्रण से, यानी ये दोनों का मिश्रण से। इसमें 2 बोलियां आती है हमारे, वो है कुंबाउनी और गढ़वाली, ठीक है, तो ये 2 भाषा आती है। तो ये हमारा टोटल 17 जो भाषा है दोस्तों वो 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है हिंदी का वर्गीकरण में। चलिए अब इसका देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों का वर्णन देख लेते हैं, डिटेल में समझेंगे। तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ध्वनि के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए पहला हो गया हमारा आ प्रधान, जिसको आकारांत बोलते हैं। इसमें शब्दों के अंत में आ ध्वनि आती है, जैसे कि आया, गया, ठीक है। इसके तहत खड़ी बोली और हरियाणवी वगैरह आती है हमारा। फिर दूसरा हो गया दोस्तों वो है ओ प्रधान, जिसको ओकारांत बोलते हैं। तो इसमें शब्द के अंत में ओ ध्वनि आती है, ठीक है, जैसे कि गयो, भयो, तो ये आ गया ना। तो इसके तहत ब्रजभाषा, बुंदेली और कंगोजी आती है, तो ये 2 है, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का मतलब 5 बोलियां निम्नलिखित है। पहला हो गया हमारा खड़ी बोली, जिसको कोरवी बोला जाता है। इसका नामकरण देखा जाए तो इसका नामकरण किसने किया था, तो राहुल संस्कृतयान ने इसे कोरवी नाम देने का काम किया, यानी खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा था, तो राहुल संस्कृतयान ने। ये बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र में ये बोला जाता है, तो मेरठ हो गया, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद, तो यहाँ जो है ये बोली बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। इसकी विशेषता देखा जाए तो यह अकारांत प्रधान होता है, जो हमने ऊपर देखा था। इसमें आ का मात्रा आता है। इसमें द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग होता है, जैसे कि बेटा का बेटा, ठीक है, गाड़ी का गड्डी, गाड़ी, ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग होता है। इसका महत्व देखा जाए तो आज की हमारी राजभाषा और आधुनिक मानक हिंदी इसी खड़ी बोली पर आधारित है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा बोली हो गया वो है दोस्तों ब्रजभाषा। ये कौन कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़, धौलपुरी, मोनपुरी, एटा और बदायूं, ये सब जिले, मतलब ये सब जगह में जो है ये ब्रजभाषा बोली जाती है। विशेषता देखा जाए तो यह जो है ओक्रांत प्रधान होता है, यानी गयो, खाइयो, ऐसा, ठीक है, यानी ओ का इसमें प्रधानता होता है, और अत्यंत मधुर बोली होती है। इसमें ला का उच्चारण रा होता है, जैसे कि काला का जगह पे कारो, ठीक है, इस तरीका से उच्चारण होता है। महत्व देखा जाए इसका दोस्तों तो देखिए मध्य काल यानी भक्ति काल और रीति काल की यह सबसे बड़ी साहित्यिक भाषा थी। सूरदास और रसखान इसके प्रमुख कवि हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा हमारा जो भाषा वो है दोस्तों हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहा जाता है। ये कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो संपूर्ण हरियाणा में, यानी पूरे हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में ये हमारा हरियाणवी बोली जाती है। इसकी विशेषता देखा जाए तो इसे बांगूर या फिर जाटू भी कहा जाता है। इसमें डा ध्वनि की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल के लिए जाना की जगह पर जाना, ठीक है, तो इस तरीका से इसका लहजा कड़ा और रूखा होता है। फिर हमारा अगला भाषा वो है बुंदेली दोस्तों। ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो देखिए ये हमारा जो है झांसी, जलौन, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, ओरछा और होशंगाबाद में ये बोला जाता है। इसकी विशेषता देखा जाए तो यह बुंदेलखंड की बोली है। इसमें था, थी, थे के स्थान पर हतो, हती, हेतो का प्रयोग होता है। महत्व देखिए तो जगनीक का प्रसिद्ध वीर गाथा जो लिखा गया था अल्लाह खंड,
इसी की उपबोली यानी बाना फरी में लिखा गया, ठीक है, यानी इसी की उपबोली में जो है ये वीर गाथा लिखा गया, अल्लाखंड। अब देखिए अगला भाषा हमारा वो है कंगोजी दोस्तों। तो ये कहाँ बोला जाता है? कंगोज में बोला जाता है। फर्रुखाबाद में, इटावा, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत में ये बोला जाता है। इसकी विशेषता देखा जाए तो यह ब्रज भाषा से बहुत ही मिलती जुलती है। इसमें शब्दों के बीच से हा ध्वनि का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो कहाँ की जगह पर का, यहाँ की जगह पर यहाँ, ठीक है, तो इस तरीका से बोला जाता है। निष्कर्ष आप देख लेते हैं, हमने डिटेल में पढ़ लिया। निष्कर्ष है दोस्तों कि हिंदी की सभी उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी का स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके पास जहां एक और ब्रजभाषा जैसी समृद्ध साहित्यिक इतिहास है, वहीं दूसरी ओर खड़ी बोली के रूप में आधुनिक भारत की राजभाषा का मजबूत आधार भी है। इसलिए पश्चिमी हिंदी को पूरे हिंदी क्षेत्र का मुख्य स्तंभ माना जाता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये पूछेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, एक क्वेश्चन और आपका कभी कभी पूछा जाता है, वो ये है कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बीच अंतर पूछ लेगा या फिर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ऐसा पूछ लेगा। तो आपको दोनों के बारे में डिटेल में लिख लेना। अभी हमने पश्चिमी हिंदी के बारे में इसी क्वेश्चन में देखा था, पूर्वी हिंदी के बारे में तो पूरा क्वेश्चन ही हमने बता दिया है। तो अंतर में अगर पूछा जाए तो आपको वो लिख देना, ये लिख देना, ठीक है, दोनों मिला के लिख देना। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति का वर्णन कीजिए या फिर हिंदी की महत्व का वर्णन कीजिए। कई बार स्थिति की जगह पर इसका महत्व पूछ लेगा, यानी राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व, एक ही बात हुआ। चलिए हम लोग समझेंगे आंसर को। आंसर हमारा दोस्तों कि राजभाषा का अर्थ हुआ कि सरकारी कामकाज की भाषा से, राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, जबकि राष्ट्रभाषा जो है वो पूरे देश को आपस में जोड़ने वाली भाषा होती है, यानी राष्ट्र की भाषा, नेशन की भाषा, ठीक है। भारत में हिंदी की स्थिति इन दोनों रूपों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। कानूनी तौर पर जहां हिंदी हमारे संविधान की मुख्य राजभाषा है दोस्तों, वहीं जो सामाजिक और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह पूरे भारत की राष्ट्रभाषा और सबसे बड़ी संपर्क भाषा बनी हुई है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति देखेंगे दोस्तों। देखिए राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ है दोस्तों कि वह ऐसा भाषा जो किसी देश की बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा दैनिक जीवन में बोली और समझी जाती हो, यानी वैसा भाषा जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक लोग, नागरिक लोग बोलते हो, वही हमारा राष्ट्रभाषा हुआ, ठीक है। तथा जो पूरे देश को एक सांस्कृतिक और भावनात्मक सूत्र में बांधने का काम करती है, वही हमारा राष्ट्रभाषा होता है, यानी पूरे नेशन का भाषा दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसमें पहला हो गया मेरा संवैधानिक वास्तविकता। तो कानूनी या फिर संवैधानिक दृष्टि से भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा तो नहीं है। भारत एक बहुभाषी देश है, यानी यहाँ बहुत सारा भाषा वाला, यानी वैसा देश है यहाँ बहुत सारा भाषा है, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं को समान और राष्ट्रीय महत्व की भाषा माना गया। यानी देखिए यहाँ तो वैसे राष्ट्रभाषा किसी को माना नहीं गया भारत में, जितना भी भाषा है, यानी जितना भी 22 भाषा है सबको बराबर का रिस्पेक्ट मिलता, बराबर का महत्व दिया गया, ठीक है, हमारे संविधान के 8वीं सूची में, ताकि देश की भाषाई विविधता का सम्मान बना रहे। फिर दूसरा देखिए अगला हो गया हमारा जनमानस की व्यवहारिक राष्ट्रभाषा, ठीक है दोस्तों। तो भले ही संविधान में लिखित रूप से राष्ट्रभाषा शब्द ना हो, परंतु व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। इसके प्रमुख कारण है, यानी ये सब कारण है जिसके कारण हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है। कौन कौन सा कारण? तो देखिए लिखा पहला कि देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा दोस्तों। तो देश की लगभग 43.6 आबादी, यानी इतना % आबादी जो है वो सिर्फ हिंदी बोलता है, और 55% से अधिक लोग जो है इसे आसानी से समझ और बोल भी सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग भाषा बोलने वाले 2 भारतीय आपस में संवाद के लिए हिंदी का ही सहारा लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक दोस्तों अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी एक दूसरे से अगर बात करते हैं तो वो हिंदी का ही सहारा लेते हैं आपस में बात करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए। देखिए अगला हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य तिलक जो खुद को गैर हिंदी भाषाई थे, ये यानी जो स्वयं गैर हिंदी भाषाई थे, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाया। गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ठीक है, हिंदी ने ही पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का काम किया। तो ये हिंदी का महत्व रहा है। चलिए अगला देखेंगे कि बाजार, जनसंचार और सिनेमा की भाषा। तो आज भारतीय बाजार, विज्ञापन उद्योग, समाचार चैनल और विशेषकर भारतीय सिनेमा वगैरह जैसे बॉलीवुड वगैरह हमारा हो गया, ये सब जो है हिंदी को राष्ट्रव्यापी पहचान दी है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी लोग मनोरंजन और व्यापार के माध्यम से हिंदी को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ लेते हैं, यानी हिंदी को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ लेते हैं। तो ये सब कारण है राष्ट्रभाषा हिंदी को मानने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति क्या है। तो देखिए राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो राजकाज की भाषा, मतलब वह भाषा दोस्तों जिसका उपयोग देश के प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी कार्यों में किया जाता हो, यानी सरकारी दफ्तरों वगैरह के लिए यूज किया जाता है, वही हमारा राजभाषा कहलाता है। ठीक है, इसका संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। बहुत सारा देखिए मुख्य अनुच्छेद देखेंगे जो कि भाग 17 में है। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक राजभाषा का ही विवरण है। देखिए क्या क्या है, तो अनुच्छेद 343 देखेंगे, अनुच्छेद 343(1) इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा देखिए अनुच्छेद 343(2) है दोस्तों, इसमें प्रावधान था कि संविधान लागू होने के अगले 15 साल तक यानी 1965 तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग पहले की तरह होता रहेगा। उसके बाद से ये चेंज होगा। ठीक है, देखिए राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में, तो वर्ष 1965 के बाद गैर हिंदी राज्यों के विरोध को देखते हुए नेहरू सरकार ने यह कानून बनाया। इसके तहत व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ सह राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जाएगा। फिर है देखिए अनुच्छेद 351 दोस्तों, तो इसके तहत केंद्र सरकार को यह निर्देश और कर्तव्य सौंपा गया कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करने का काम करे। अब देखिए वर्तमान में इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है, तो आज केंद्र सरकार का कामकाज द्विभाषिक नीति के तहत चलता है। सभी सरकारी दस्तावेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में एक साथ जारी किए जाते हैं। इसके अलावा देश के 9 प्रमुख राज्यों और दिल्ली की मुख्य आधिकारिक भाषा भी जो है वो हिंदी है दोस्तों। तो राजभाषा के रूप में भी हिंदी का बहुत बड़ा महत्व रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसकी चुनौतियों के बारे में। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में मजबूत स्थिति होने के बावजूद आज हिंदी के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी है। क्या क्या है, तो देखिए अंग्रेजी का मानसिक वर्चस्व उच्च शिक्षा वगैरह के लिए, जैसे कि आपका चिकित्सा शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग वगैरह, न्यायपालिका और कॉर्पोरेट सेक्टर में आज भी अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती है। यानी जो मानसिक तौर पर सबके मन में बैठ चुका है कि अंग्रेजी बहुत जरूरी ये। ठीक है, अगला देखिए अगला चुनौती है दोस्तों कि क्षेत्रीय राजनीति और विरोध। कुछ राज्यों में राजनीतिक स्वार्थ और भाषाई असुरक्षा के कारण हिंदी का विरोध भी किया जाता है। आपने कुछ दिन पहले साउथ वगैरह में देखा होगा कि साउथ इंडिया तरफ जो है हिंदी का हो रहा था, है ना, जिससे इसके राष्ट्रव्यापी प्रसार में बाधा भी आती है। फिर हो गया दोस्तों कि इंग्लिश का बढ़ता प्रभाव। इंग्लिश क्या होता है, तो हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला भाषा को हिंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया और आधुनिक बोलचाल के कारण हिंदी का शुद्ध व्याकरणीय रूप खो गया है। अंग्रेजी शब्दों के अत्यधिक और अनावश्यक घोलमेल से हिंदी की मूल प्रकृति प्रभावित हो रही है और लोग जो है इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चुनौतियां हैं। अगला और एक चुनौती है दोस्तों कि रोजगार की भाषा ना बन पाना। तो आज भी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है अंग्रेजी की योग्यता बहुत ज़रूरी है, जिससे युवाओं की
रुझान हिंदी के प्रति कम होते जा रहा है। तो ये सभी प्रमुख चुनौतियां हैं हिंदी की दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा हमारा कि हिंदी कानूनी तौर पर भले ही भारत की राजभाषा है, लेकिन व्यवहारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यह देश की राष्ट्रभाषा है। तमाम चुनौतियों और अंग्रेजी के प्रभाव के बावजूद हिंदी आज भी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाली सबसे बड़ी संपर्क भाषा और हमारी राष्ट्रीय पहचान है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है दोस्तों और इसका महत्व क्या है। आंसर है, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं या फिर विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कामकाजी हिंदी से है दोस्तों। यह साहित्य की कल्पनाशील भाषा से अलग प्रशासन, व्यवसाय, विज्ञान, कानून और जनसंचार के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली तथ्यपरक भाषा है। ठीक है, वर्तमान डिजिटल और व्यावसायिक युग में हिंदी को रोजगार और बाजार की मुख्य धारा से जोड़ने का श्रेय इसी प्रयोजन मूलक हिंदी को जाता है। अब इसके बारे में और भी अच्छा से जब आपको समझ आएगा, जब हम लोग इसका अर्थ देख लेंगे। तो देखिए लिखा है, अर्थ और परिभाषा में देखेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द जो है वो प्रयोजन में मूलक प्रत्यय से जोड़ने से बना हुआ है। तो प्रयोजन का अर्थ क्या हो गया, उद्देश्य, लक्ष्य या फिर आवश्यकता। और मूलक का अर्थ क्या हो गया हमारा, आधारित। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि वह हिंदी दोस्तों जिसका प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य या फिर जीवन के विशेष आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे ही हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल काम के लिए, कोई स्पेशल उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो वही हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। देखिए विद्वानों के अनुसार कुछ परिभाषा दिया गया जो देख लेंगे। तो देखिए पहला हो गया हमारा डॉक्टर मोटोरी सत्यनारायण, जिन्हें इस क्षेत्र का प्रणेता भी माना जाता है। इनके अनुसार क्या कहा गया है, तो इनके अनुसार कहा गया है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर अगला हमारा वो है डॉक्टर राम प्रश्न नायक के अनुसार। तो इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया था, इनके द्वारा जो कहा गया था, वो कहा गया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है कि हिंदी की उस भाषा से है जो सरकारी कामकाज, प्रशासन, व्यापार, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, वही हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। तो ये हमने डिटेल में इसकी अर्थ, इसके परिभाषा दोनों चीज समझ लिए हैं कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख क्षेत्र देख लेंगे या फिर आप स्वरूप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है दोस्तों कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत ही बड़ा है। इसके मुख्य रूपों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला देखिए हमारा हो गया कार्यालयी या फिर प्रशासनिक हिंदी दोस्तों। तो यह इसका सबसे महत्वपूर्ण रूप है जिसका प्रयोग जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और कार्यालयों में किया जाता है हमारा। देखिए इसकी विशेषता, तो इसके अंतर्गत हमारा आता है पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण और संक्षेपण जैसी प्रशासनिक विधाएं वगैरह आती है इसमें। इसकी अपनी परिभाषिक शब्दावली होती है। एग्जाम्पल के लिए अलॉटमेंट के लिए आवंटन, कैजुअल लीव के लिए आकस्मिक अवकाश वगैरह। तो ये इसका विशेषता हो गया। चलिए दूसरा हमारा वाणिज्यिक या फिर व्यावसायिक हिंदी दोस्तों। तो ये हमारा जो है वो व्यापार, उद्योग, बैंक, शेयर बाजार और बीमा कंपनियों में उपयोग होने वाली भाषा को हम लोग वाणिज्य हिंदी कहते हैं, वाणिज्यिक हिंदी कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता देखा जाए तो इसकी शैली में व्यावसायिक औपचारिकता होती है, जैसे कि खाते में राशि जमा की गई, लाभांश का वितरण, मुद्रास्फीति आदि वगैरह। तो ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हमारा अगला जो है दोस्तों वो ये है स्वरूप की जनसंचार माध्यम का हिंदी। तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही हिंदी। और ये विशेषता देखिए इसका क्या है, तो ये हो गया हमारा कि यह भाषा बहुत ही सरल, प्रभावमयी और आम जनता के समझ में आने वाली होती है। वर्तमान में समाचार और विज्ञापनों में इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण का प्रयोग भी इसी क्षेत्र की एक नई प्रवृत्ति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला हो गया हमारा, अगला क्षेत्र है वो है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी क्षेत्र।
तो देखिए विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है दोस्तों कि इस क्षेत्र में शब्दों का अर्थ बिल्कुल गणित की तरह निश्चित होता है। यहाँ परिभाषिक शब्दों का अनुवाद की जगह कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को देवनागरी लिपि में ही अपना लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिख दिया जाता है, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ही लिख दिया जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिख दिया जाता है ना। तो ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्षेत्र हो गया हमारा कि विधि या फिर कानूनी हिंदी दोस्तों। तो न्यायालयों, कानूनों, अधिनियमों और वकालत की भाषा। इसकी विशेषता देखिए, तो यह शैली अत्यंत जटिल और अकाट्य होती है, क्योंकि कानून की भाषा में एक कोमा बदलने से भी पूरा अर्थ का अनर्थ हो सकता है, यानी पूरा तरह से बदल सकता है। इसमें उर्दू फारसी की पारंपरिक शब्द जैसे कि चशमदीद हो गया, मुलजिम हो गया, बेगुनाह वगैरह के साथ संस्कृत निष्ठ शब्दों जैसे कि याचिका, अभियुक्ति, संजय, अपराध वगैरह का भी मिश्रण होता है। यानी इसमें जो है वो उर्दू फारसी का पारंपरिक शब्द हो गया, संस्कृत निष्ठ शब्द, ये सब का जो है मिश्रण होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका महत्व देख लेंगे कि आखिर प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व क्या है, ठीक। तो देखिए आधुनिक और डिजिटल युग में प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। पहला महत्व हो गया दोस्तों कि रोजगार और जीविकोपार्जन का सशक्त माध्यम है, ये सशक्त माध्यम, ठीक है। यह हिंदी केवल ज्ञान और मन बहलाने का साधन नहीं है, बल्कि यह सीधे पेट यानी रोजगार से जुड़ी हुई है। कैसे? तो देखिए राजभाषा अधिकारी, अनुवादक, न्यूज एंकर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, विज्ञापन लेखक हो गया और डिजिटल मीडिया में नौकरियों के लिए लाखों अवसर इसी हिंदी के कारण पैदा हो पाती है। यानी यही प्रयोजन मूलक हिंदी के कारण रोजगार पैदा हो पाती है। फिर देखिए दूसरा हो गया दोस्तों कि प्रशासन और जनता के बीच संपर्क के लिए, यानी आपस में बातचीत, संवाद वगैरह के लिए। तो लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार की योजनाएं और कानून जनता तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। तो जो हमारा कार्यालयी हिंदी होता है दोस्तों, वो सरकारी कामकाज को पारदर्शी और आम नागरिक के लिए सुलभ बनाने का काम जो है वो कौन करती है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी करती है, प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है। तीसरा हो गया बाजार और वैश्वीकरण में भी इसका जो है महत्व है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल वगैरह ये समझ चुकी है कि भारत के करोड़ों उपभोक्ताओं यानी कि जो कंज्यूमर वगैरह तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी नहीं बल्कि व्यावसायिक हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। आज विज्ञापन वगैरह और डिजिटल बाजार की मुख्य भाषा हिंदी बन चुकी है। तो ये भी इसका महत्व है। चलिए अगला महत्व है, चौथा महत्व है दोस्तों कि अनुवाद की उपयोगिता। तो वैश्विक ज्ञान जैसे कि हमारा विज्ञान, दर्शन, कानून वगैरह को हिंदी में लाने के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का अनुवाद स्वरूप बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। यह भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के बीच एक पुल के जैसा काम करता है, एक सेतु के जैसा, ब्रिज के जैसा काम करता है दोस्तों। पांचवा हमारा महत्व हो गया तकनीकी और कंप्यूटर युग में प्रासंगिकता। तो जैसे देखिए कि सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप वगैरह और इंटरनेट पर हिंदी का बढ़ता प्रयोग इसकी प्रयोजन मूलकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वॉइस टाइपिंग, गूगल ट्रांसलेट और एआई वगैरह टूल भी आज हिंदी तेजी से स्थापित हो रही है, यानी इन सभी से भी हिंदी तेजी से स्थापित हो रही है। तो ये सभी हमारा महत्व था। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि जो हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी है दोस्तों, वो हिंदी को केवल कविता और कहानी के दायरे से बाहर निकालकर, यानी ये सिर्फ कविता और कहानी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ये सब दायरे से बाहर निकालकर रोजगार, विज्ञान और बाजार की भाषा बनाया है। यह आज के कामकाजी और डिजिटल दौर की वास्तविक जरूरत है। जैसे जैसे तकनीक और व्यापार बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इस व्यवहारिक हिंदी का महत्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी से रिलेटेड था। इसके अर्थ, इसका महत्व ये जरूर पूछा जा सकता है आपको, इसलिए आपको ये कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों क्या है? परिभाषिक शब्दावली क्या है? इसके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए आखिर समझेंगे कि आखिर परिभाषिक शब्दावली आखिर है क्या। तो आंसर देखिए लिखा है
कि परिभाषिक शब्दावली का अर्थ उन विशिष्ट शब्दों से है जिसका उपयोग विज्ञान, प्रशासन, कानून और तकनीक के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ के लिए होता है, वही हमारा परिभाषिक शब्दावली होता है। चलिए, और भी आम बोलचाल की भाषा में भाषा के विपरीत ये होता है दोस्तों, यानी जो बोलचाल की भाषा उसके जस्ट विपरीत होता है। इन शब्दों का अर्थ है कि बिल्कुल तय होता है, यानी ये शब्दों का जो अर्थ है वो बिल्कुल तय होता है। ये पूरी तरीक़ा से जो हम लोग बोलचाल करते हैं हिंदी भाषा, उससे पूरी तरीक़ा से अलग होता है और इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम वगैरह, कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होता है। आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान की सटीक बातें को आसान और स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन शब्दों का होना बहुत जरूरी है, यानी परिभाषिक शब्दावली का होना बहुत जरूरी है। चलिए, इसका थोड़ा सा अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं तो और भी समझ आ जाएगा आपको। तो देखिए, लिखा है कि परिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, वही हमारा परिभाषिक शब्द होता है। देखिए, परिभाषा, पहला परिभाषा दिया गया है डॉक्टर रघुवीर के द्वारा, जो कि प्रसिद्ध भाषाविद थे दोस्तों। तो इनके अनुसार दिया गया है, इनके अनुसार कहा गया है कि परिभाषिक शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ सुनिश्चित और परिसीमित होता है, जिसके अर्थ में कोई ढील नहीं दी जा सकती। तो ये इनके द्वारा क्या दिया गया परिभाषा है। देखिए, दूसरा यहाँ एक आप समझ सकते हैं सामान्य विशेषता इसका, कि यदि हम सामान्य बोलचाल में तालाब या पानी की जगह अर्थ निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, यानी जैसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं पानी और तालाब, लेकिन वही हम विज्ञान में अगर बोलेंगे तो जल को H2O बोलेंगे, ठीक है। या फिर प्रशासन में अगर हम लोग को बोलना है नोटिफिकेशन, अधिसूचना का केवल एक ही अर्थ होगा, ठीक है, यानी नोटिफिकेशन का अर्थ सिर्फ अधिसूचना होगा। लेकिन वही सामान्य भाषा में आप तालाब बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं, ठीक है। इससे साहित्यिक भाषा की तरह मुहावरे या फिर कल्पना नहीं होता, सीधा होता है। अब चलिए इसके निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे कि परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया। तो भारत सरकार ने हिंदी में परिभाषिक शब्दों के वैज्ञानिक निर्माण के लिए 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की है। भारत में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 पद्धति अपनाई जाती है, 3 पद्धतियां अपनाई जाती है। कौन कौन सा वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है दोस्तों, वो है अंतरराष्ट्रीयता पद्धति। तो इस पद्धति के समर्थकों का मानना है, यानी इस पद्धति का जो समर्थन सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का मानना है कि जो शब्द पूरी दुनिया में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपना लिए गए हैं उन्हें बिना बदले वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी प्रक्रिया देखिए, तो विदेशी शब्दों को बिना अनुवाद किए केवल उनके लिपि बदलकर रख लिया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल भी देखेंगे, उदाहरण के लिए देख लीजिए। तो कंप्यूटर, तो बिना कुछ बदले उदले डायरेक्ट सीधे हिंदी में इसे यानी लिपि बदल दिया, लिख दिया कंप्यूटर। डॉक्टर को डॉक्टर, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, रेडियो को रेडियो, सैटेलाइट को सैटेलाइट, तो इस तरीका से, ठीक है। फिर देखिए, दूसरा हमारा है दोस्तों, वो है राष्ट्रीयता पद्धति। तो इस पद्धति के समर्थक, यानी जो भी इनके सपोर्टर थे, समर्थक थे, जैसे कि डॉक्टर रघुवीर वगैरह, इन लोगों का मानना था कि हिंदी को आत्मनिर्भर होना चाहिए और सभी परिभाषिक शब्दों का निर्माण संस्कृत की धातु और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा मानना था इस पद्धति के समर्थकों का। इसकी प्रक्रिया देखा जाए तो संस्कृत के उपसर्गों, प्रत्ययों और धातु को जोड़कर नए हिंदी शब्दों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके लिए संविधान हो गया। डायरेक्टर, इसके लिए निर्देशक हो गया। टेलीफोन, इसके लिए दूरभाषा हो गया। गवर्नर, इसके लिए राज्यपाल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब देखते हैं, तीसरा है व्यवहारिक पद्धति दोस्तों। तो यह सबसे व्यवहारिक और वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाली पद्धति है। इसका मानना है कि ना तो पूरी तरीके से विदेशी शब्दों पर निर्भर रहना चाहिए और ना ही जबरदस्ती बहुत कठिन संस्कृत निष्ठ शब्द बनाने चाहिए। जो शब्द लोक व्यवहार में आसान हो, बोलने में आसान हो, उसे अपनाना चाहिए, ऐसा इस पद्धति का कहना है। इसकी प्रक्रिया देखिए, तो इसके तहत 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला देखिए, तद्भव और देशज रूप दोस्तों। तो लोक भाषा के प्रचलित शब्दों को परिभाषिक रूप दे देना, जैसे कि एकड़ के लिए एकड़ हो गया, एडिट के लिए जांच हो गया, तो इस तरीका से। संकर शब्द, यानी आधा शब्द हिंदी और आधा अंग्रेजी को मिलाकर एक नया शब्द बना देना, जैसे रजिस्टर के लिए कुल सचिव, तो इस तरीका से।
आगे देखिए अगला है हमारा कि उर्दू फारसी के शब्द दोस्तों, तो जो प्रशासनिक शब्द सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं उन्हें बनाए रखना, जैसे कि एक्यूज्ड के लिए मुलजिम या फिर अभियुक्त, विटनेस के लिए गवाह वगैरह, तो ये सभी हमारा पारिभाषिक शब्दावली था दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं इसके महत्व के बारे में। आखिर पारिभाषिक शब्दावली का महत्व आखिर क्या क्या है। तो पहला हो गया हमारा प्रशासनिक सुगमता। तो सरकारी दफ्तरों में आदेशों, नियमों और पात्रों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पारिभाषिक शब्द बहुत ही अनिवार्य माना गया, बहुत ही जरूरी माना गया। दूसरा देखेंगे कि ज्ञान का अनुवाद दोस्तों, तो दुनिया भर के विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग के साहित्य को हिंदी में अनुवाद करने के लिए इन शब्दों का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, पहला शर्त माना जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा महत्व हो गया रोजगार के अवसर दोस्तों। रोजगार कैसे, तो अनुवादकों यानी ट्रांसलेटर वगैरह, राजभाषा अधिकारियों और पाठ्य पुस्तक निर्माताओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान बहुत ही जरूरी माना जाता है, यानी उनके आजीविका का साधन माना जाता है। अगला हमारा चौथा महत्व ये है सटीकता, यानी यह भाषा में भटकाव को रोकती है, यानी ये जो भाषा है हमारा वो भटकाव को रोकती है और कानूनी व वैज्ञानिक दस्तावेजों को पक्का बनाने का काम करती है। तो ये सभी प्रमुख महत्व है हमारा पारिभाषिक शब्दावली का। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा लिखा है कि पारिभाषिक शब्दावली हिंदी को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। व्यवहारिक और आसान शब्दों में शब्दों के निर्माण से हिंदी को कठिन होने से बचाया गया है। आज इन्हीं शब्दों के कारण हिंदी भाषा विज्ञान, कानून और सरकारी कामकाज को आसानी से समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपको, जब 22 से 26 वाले का एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था, इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कि अनुवाद किसे कहते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। अनुवाद सीधा समझिए ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आंसर है दोस्तों कि अनुवाद का साधारण अर्थ हो गया कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में बदलना, यानी ट्रांसलेट करना, यानी हिंदी से इंग्लिश करना, इंग्लिश से हिंदी करना, तो वही हमारा अनुवाद होता है। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द के लिए हिंदी में इसका प्रयोग होता है दोस्तों, जिसमें जिस भाषा का अनुवाद करना होता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। यानी हिंदी है, हिंदी से अंग्रेजी करिएगा तो जो हिंदी है वो हमारा हो गया स्रोत भाषा और अंग्रेजी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं ये हो गया लक्ष्य भाषा, यानी टारगेट हमारा अंग्रेजी करना है इसे, ठीक है। आज इस दौर में दुनिया भर के ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को अपनी भाषा में समझने के लिए अनुवाद सबसे आसान और सबसे जरूरी माध्यम बन चुका है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में इसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। तो अनुवाद का मूल्य उद्देश्य दो या दो से अलग, यानी दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच विचारों का सटीक आदान प्रदान करना, यानी इसका अनुवाद क्यों किया जाता है, तो दो या दो से अधिक लोग, यानी दो लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच जो है दोस्तों विचारों का सटीक आदान प्रदान करने के लिए अनुवाद किया जाता है। भाषाविदों के अनुसार कुछ परिभाषा दिया गया। पहला देखिए जे.सी. केटफोर्ड के अनुसार इनका कहना है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की सामान्य पाठ्य सामग्री में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। दूसरा परिभाषा जो दिया गया वो है हमारा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तो एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है दोस्तों। अनुवाद की प्रक्रिया देखा जाए तो देखिए अनुवाद की प्रक्रिया क्या क्या है। तो अनुवाद एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान नाइडा के अनुवाद की प्रक्रिया के रूप में हम मुख्य 3 चरण बताए गए हैं। कौन कौन सा? पहला देखिए विश्लेषण। यह अनुवाद प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें अनुवादक जो होता है यानी ट्रांसलेटर जो होता है वो स्रोत भाषा यानी जिस भाषा का अनुवाद करना है उस भाषा का मूल पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ता है और उसका विश्लेषण करता है। पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो मूल लेखक के विचारों, उसकी भावना, व्याकरणिक बनावट और शब्दों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ वगैरह जैसे व्यंग वगैरह, मुहावरे वगैरह को गहराई से समझना। काम देखा जाए कार्य दोस्तों, तो इस चरण में पूरे पाठ का अर्थ पूरी तरीका से स्पष्ट कर लिया जाता है ताकि
अनुवाद करते समय कोई भी भ्रम ना रह जाए। देखिए दूसरा हो गया अंतरण, ठीक है, अंतरण दोस्तों। तो यह अनुवाद का केंद्रीय चरण है जहां भाषा बदलने का वास्तविक काम होता है। विश्लेषण के बाद समझे गए अर्थ को अनुवादक अपने मस्तिष्क में स्रोत भाषा के से लक्ष्य भाषा में बदल देता है, यानी हिंदी से इंग्लिश में बदल देता है। उद्देश्य देखिए इसका क्या होता है, तो मूल भाषा के अर्थ को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी भाषा के ढांचे में तैयार करना। काम देखिए तो अनुवादक लक्ष्य भाषा में मूल शब्दों के सबसे सटीक और समान अर्थ वाले शब्दों का ही खोज करता है। तीसरा हमारा हो गया गा यानी पूर्ण गठन दोस्तों। तो यह अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है। अंतरण किए गए मेटर को लक्ष्य भाषा के व्याकरण, मुहावरे और उसकी सांस्कृतिक प्रकृति के अनुसार सुंदर और स्वाभाविक रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका उद्देश्य देखिए तो अनुवाद ऐसा लगना चाहिए जैसा कि वह भाषा में मूल रूप से लिखा गया हो। वह कृत्रिम और जबरदस्ती अनुवाद किया हुआ नहीं लगना चाहिए, यानी रियल लगना चाहिए। जबरदस्ती इसको ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। कार्य इसका देखिए तो देखिए भाषा को प्रभावपूर्ण बनाना, वाक्य संरचना ठीक करना और अंत में मूल पाठ का उसका मिलान करके संशोधन करना, तो ये सभी इसका काम हो गया। चलिए अनुवाद का महत्व क्या है, आखिर क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो पहला है दोस्तों कि ज्ञान और विज्ञान का प्रसार के लिए। तो दुनिया भर का जो तकनीकी है, चिकित्सा और वैज्ञानिक खोजों को अपनी भाषा में समझने के लिए अनुवाद एकमात्र साधन है। दूसरा है सांस्कृतिक एकता। तो विभिन्न देशों और भारत के अलग अलग राज्य जैसे कि तमिलनाडु हो गया, बंगाली, मराठी वगैरह के साहित्य को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए इसका महत्व रहता है अनुवाद का। देखिए तीसरा महत्व हो गया रोजगार के अवसर दोस्तों। तो आज के दौर में अनुवादकों की मांग बहुत बढ़ गई है। सरकारी विभागों में, राजभाषा विभाग, न्यायालयों, न्यूज चैनल और विदेशी दूतावासों में रोजगार के बेहतरीन अवसर हैं, ठीक है, इसलिए ये महत्व निभाता है ये भी अनुवाद। चौथा हो गया हमारा वैश्विक बाजार दोस्तों। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादकों को बेचने और विज्ञापनों को स्थानीय जनता तक पहुंचाने के लिए अनुवाद का सबसे अधिक उपयोग करती है, अनुवाद का यूज करती है, ठीक है। चलिए अब निष्कर्ष थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा कि अनुवाद जो है दोस्तों दो अलग अलग भाषाओं और संस्कृति को आपस में जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा पुल है। विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन का सही प्रक्रिया से ही एक अच्छा अनुवाद तैयार होता है। आज के डिजिटल और ग्लोबल दौर में दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान को अपनी भाषा में समझने के लिए अनुवाद सबसे जरूरी माध्यम बन चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो माइनर हिंदी है उसके लिए हम सिर्फ 7 ही प्रश्न लिए हैं, और अगर आप ये 7 प्रश्न कर लेते तो ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। बस इतना कर लीजिए। यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।